नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और 6 से 8 के लिए आज महा मैराथन वीडियो मैं आज से अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए। और यह महा मैराथन वीडियो है बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी और कक्षा 6 से 8 के लिए, मतलब मध्य विद्यालय के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए। यह जो सीरीज है यह आधुनिक भारत का है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉडर्न इंडिया से संबंधित, आधुनिक भारत से संबंधित यह पहला मैराथन वीडियो है। और मैं कुल 4 मैराथन वीडियो दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, 4 मैराथन वीडियो दूंगा आधुनिक भारत का। सभी लोग कान खोलकर सुन लीजिए। जो लोग बीपीएससी 6 से 8 सामाजिक विज्ञान के लिए अप्लाई किए हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, जो लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं और विशेषकर जो लोग पीजीटी इतिहास की तैयारी कर रहे हैं, वह सभी लोग सावधान हो जाएं और हमारी बात सुनें कि आधुनिक भारत से संबंधित यह पहला मैराथन वीडियो है। मैं कुल 4 मैराथन वीडियो दूंगा, केवल 4 मैराथन वीडियो दूंगा। और आधुनिक भारत से संबंधित जितना भी प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आएगा, जितना भी प्रश्न प्रश्न आएगा, मैं यकीनी तौर पे बोल दूं 70% प्रश्न हमारे मैराथन वीडियो से आना ही आना है। यह ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। 70% प्रश्न, अगर आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं, सिर्फ आधुनिक भारत की बात कर रहा हूं, अगर 10 प्रश्न आधुनिक भारत का आया, 10 प्रश्न, केवल 10 प्रश्न की बात करूंगा, वैसे प्रश्न तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन 10 प्रश्न भी अगर आधुनिक भारत का आया तो 7 प्रश्न सीधे सीधे हमारे इस सीरीज से होगा, आधुनिक भारत के सीरीज से। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तैयारी होगी। जो लोग बीपीएससी 6 से 8 और टीजीटी पीजीटी सबके लिए आधुनिक भारत से संबंधित पहला मैराथन वीडियो है। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल से बिल्कुल जुड़ जाइएगा मित्रों। समय बहुत कम है, बहुत कम समय है, इसलिए मैं पीडीएफ बहुत अच्छे तरीके से बना नहीं पा रहा हूं, लेकिन आप लोग को मटेरियल देने से मतलब है, इसलिए मैं मटेरियल आप लोग को जल्दी जल्दी दे रहा हूं। मैं वीडियो थोड़ा सा जैसे प्रोफेशनल तरीके से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग देख लीजिए। लेकिन जो भी प्रश्न रहेंगे वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। व्हाट्सएप चैनल बना है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी लोग व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए, सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, और जो भी लोग यह मैराथन वीडियो का सीरीज लेना चाहते हैं, यह पीडीएफ जो भी लोग लेना चाहते हैं, पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का पूरा मैराथन वीडियो का सीरीज दूंगा आप लोगों को। और इसकी जो प्राइस है ओनली 100 है, ओनली 100, केवल ओनली 100 ही प्राइस है इसकी। जो लोग यह लेना चाहते हैं वह लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर शो हो रहा है, देखिए ऊपर शो हो रहा है हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। मैसेज करिएगा, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा ओनली 100 का। आप लोग को मैराथन वीडियो का यह जो पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, यही पीडीएफ में मिल जाएगा। आने वाले सभी पीडीएफ आपको मैराथन वीडियो के मिल जाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और यह पहला वीडियो है, और जैसा कि हमने बताया है कि आधुनिक भारत से संबंधित जितने भी प्रश्न रहेंगे, आधुनिक भारत से संबंधित अगर जितने भी प्रश्न रहेंगे, उसमें 70% प्रश्न हमारे मैराथन वीडियो से आने वाले हैं। 70 से 80% प्रश्न। ठीक है, और यह महामैराथन का पहला लेक्चर वीडियो है। कुल 4 लेक्चर वीडियो मैं आप लोग को दूंगा। व्हाट्सएप चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरुआत करता हूं। आधुनिक भारत महामैराथन 1, उत्तरवर्ती मुगल शासक। आप जानते हैं उत्तरवर्ती मुगल शासक मतलब मुगल वंश का अंत। ठीक है, जब कमजोर मुगल उत्तराधिकारी हो रहे थे। ठीक है, औरंगजेब के बाद उत्तरवर्ती मुगल शासक किसे कहा जाता है? जो औरंगजेब के बाद जो शासक रहे हैं, बादशाह बहादुर शाह प्रथम, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, रफीउद्दर्जात, रफीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर। यह सभी क्या है? यह जो लिस्ट मैं आप लोग को गिनाया हूं, यह उत्तरवर्ती मुगल शासक हैं। ठीक है, तो उनके बारे में आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आधुनिक भारत का प्रारंभ भी यही माना जाता है, जब मुगलों का अंत होने लगा, जब कमजोर मुगल उत्तराधिकारी होने लगे, तभी से आधुनिक भारत का शुरुआत भी माना जाता है। इसलिए मैं उत्तरवर्ती मुगल शासकों से शुरू किया हूं। उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया। देखिए, एक चीज आप लोग को बता दूं कि अभी इतना लिमिटेड नहीं है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया इतना लिमिटेड नहीं है, लेकिन मैं अभी इसे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड करके मैं आप लोग को दिया हूं, ताकि कम से कम फैक्ट आप लोग को पता चले, ताकि जितना एग्जाम की व्यू से जितना जरूरी है। क्योंकि अगर मैं बहुत ही ब्रॉड तरीके से पढ़ाने लगूंगा तो बहुत ही आसान नहीं होगा कि जल्दी से इसे कवर कर पाना। ठीक है, तो देखिए
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुगलों में क्या होता था, जब कोई मुगल राजा मर जाता था, मुगल शासक मर जाता था, तो उसके जितने बचे हुए पुत्र थे वह उत्तराधिकार का युद्ध लड़ते थे, मतलब आपस में लड़ कर मर जाते थे। शाहजहां के समय में भी यही हुआ और औरंगजेब के समय में भी यही हुआ। तो औरंगजेब जब दिवंगत हो गया, तो लड़ाई हुई थी। औरंगजेब के 4 पुत्र थे अकबर। देखिए अकबर था, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर। ठीक है। तो जो मुअज्जम था, देखिए मुअज्जम ही उत्तराधिकार के युद्ध में जीतने वाला कौन था? मुअज्जम। और मुअज्जम जब उत्तराधिकार के युद्ध में जीतता है तो वह गद्दी पर जब बैठता है तो बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा है। तो यही मुअज्जम जो रहता है, औरंगजेब का पुत्र मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वह उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम का साथ दिए थे। ठीक है। तो यही कह रहा है, उत्तराधिकार के युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह प्रथम का साथ दिया था। बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठने के बाद इसने बहादुर शाह प्रथम का उपाधि धारण किया था, मुअज्जम। ठीक है। इसका पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम था। और बाकी जो 4 पुत्र थे, आजम, कामबख्श और अकबर, तो बहुत पहले ही वह विद्रोह करके भाग गया था दक्षिण की तरफ। ठीक है। बहादुर शाह का पूर्ण नाम क्या था? मुअज्जम था। ठीक है। बहादुर शाह को शाही बेखबर के उपनाम से भी पुकारा जाता है। इसका क्या इसका उपनाम था? शाही बेखबर, शाह ए बेखबर। ठीक है। क्योंकि यह बेखबर रहता था, यह दिन दुनिया की उसकी कोई खबर नहीं थी। ठीक है। हालांकि यह बहुत ही योग्य शासक था। सिडनी ओवेन यह एक इतिहासकार है। तो सिडनी ओवेन ने प्रशंसा किया है किसका? बहादुर शाह प्रथम का। और सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहा है कि यह अंतिम मुगल शासक था जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। मतलब जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता हो, वह अंतिम मुगल शासक था। ठीक है। जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता हो। तो सिडनी ओवेन ने बहादुर शाह प्रथम की प्रशंसा की थी। मतलब अंतिम मुगल शासक, अंतिम योग्य मुगल शासक था, अंतिम योग्य मुगल शासक जिसके बारे में कुछ अच्छा कहा जा सकता है। क्योंकि इसने हालात सुधारने का प्रयास किया था, लेकिन जब यह गद्दी पर बैठा था तो यह 70 साल का हो चुका था। ठीक है। तो ये बहुत मतलब कि बूढ़ा राजकुमार था। ठीक है। जहांदार शाह अपने शासन काल में, देखिए अब बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक कौन बनता है? बहादुर शाह प्रथम के बाद शासक बनता है जहांदार शाह। तो जहांदार शाह अपने शासन काल में लाल कुमारी नामक वेश्या का हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मतलब जहांदार शाह की जो प्रेमिका थी वह लाल कुमारी नामक वेश्या थी। ठीक है। और यह लाल कुमारी वेश्या ने इसका क्या किया था? इसका बुद्धि भ्रष्ट कर दिया था। लाल कुमारी जैसा कहती थी जहांदार शाह वही करता था। लाल कुमारी कहती थी कि तुम क्या करो, तुम लड़कियों का वस्त्र पहनकर राजमहल में आ जाओ, तो लड़कियों का वस्त्र पहनकर राजमहल में आता था। लाल कुमारी की इच्छा पूरी करने के लिए जहांदार शाह ऊटपटांग हरकत किया करता था। ठीक है। जो भी लाल कुमारी हुक्म देती थी जहांदार शाह मान जाता था। तो लाल कुमारी का कनेक्शन किससे था? जहांदार शाह से था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता माना जाता है। ये सैयद बंधु कौन थे? हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। यह दोनों क्या थे? दोनों सगे भाई थे। और यह दोनों लोग आपस में मुगलों की गद्दी पर कौन बैठेगा यह तय करते थे। ठीक है। ये साम्राज्य निर्माता या शासक निर्माता कहे जाते थे। और इन्होंने ही सबसे पहले फर्रुख सियार को गद्दी पर बैठाया था। और जब ये फर्रुख सियार को गद्दी पर बैठा देते हैं तो ये अपने आप को शासक निर्माता मानने लगते हैं। ठीक है। फिर फर्रुख सियार को हटाकर रफीउद दर्जात को बैठाया, फिर रफीउद्दौला को बैठाया, फिर अंतिम रूप में मोहम्मद शाह रंगीला को बैठाया। तो कुल मिलाकर 4 मुगल शासकों को यह गद्दी पर बैठा चुके थे, इसीलिए इनको शासक निर्माता कहा जाता है। सैयद बंधु, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। और यह किस गुट के थे? हिंदुस्तानी गुट के थे। ठीक है। मुगलों का जो दरबार था उसमें कई गुट के अमीर थे, हिंदुस्तानी गुट, तुरानी गुट, ठीक है, ईरानी गुट, खुरासानी गुट। ठीक है। तो यह सैयद बंधु जो थे वह हिंदुस्तानी गुट के थे। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। लंपट मूर्ख था क्योंकि लाल कुमारी नामक वेश्या का दीवाना था ये। ठीक है। लाल कुमारी जैसा कहती थी जहांदार शाह वही कहता था, तो इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। फर्रुख सियार को मुगल वंश का घृणित कायर कहते हैं। फर्रुख सियार को क्या कहा जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर। और जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। अब देखिए यहां पर जान लीजिए, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, फर्रुख सियार को घृणित कायर और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह। रंगीला बादशाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सुंदर युवतियों का दीवाना था। ठीक है। और एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। एक संगीतकार भी था मोहम्मद शाह और उसने अनेक ख्यालों की रचना की थी। ठीक है। अब देखिए, तुरानी सैनिक हैदर बेग ने
अब ये सैयद बंधु जो आपको बताया हूं कि यह शासक निर्माता अपने आप को मानते थे, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फर्रुखसियार को गद्दी पर बैठाया था, फिर रफीउद्दर्जात को बैठाया, रफीउद्दौला को बैठाया, मोहम्मद शाह को बैठाया। इस तरह से 4 मुगल शासकों को यह गद्दी पर बैठा चुके थे, इसलिए अपने आप को यह क्या कहते थे, शासक निर्माता कहते थे। तो मोहम्मद शाह बहुत इनसे तंग आ गया था, तो अंतिम में मोहम्मद शाह ने एक तुरानी सैनिक हैदर बेग की सहायता से, तुरानी सैनिक हैदर बेग की सहायता से 9 अक्टूबर 1720 को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या करवा दी। सैयद बंधु की हत्या किसने किया था? हैदर बेग ने किया था। सैयद बंधु की हत्या किसके समय में हुई थी? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुई थी। ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिंचलीज खां ने, अब देखिए मोहम्मद शाह योग्य शासक नहीं था उतना, ठीक है, क्योंकि यह पूरी तरह से रंग विलास में डूबा रहता था, ठीक है, रंग विलास में डूबा रहता था मोहम्मद शाह, ठीक है। तो इसके समय में क्या हुआ था, 1725 में चिंचलीज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की थी। चिंचलीज खां ने निजामुल मुल्क की उपाधि धारण की और हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। 1725 में हैदराबाद स्वतंत्र हो चुका था, उसके स्वतंत्र होने की घोषणा किसने किया था? चिंचलीज खां ने किया था, जिसका एक नाम निजामुल मुल्क था, निजामुल मुल्क उपाधि था, ठीक है। निजामुल मुल्क उपाधि धारण करके उसने हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था 1725 में। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने, अब देखिए मोहम्मद शाह रंगीला के समय में कई राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। हैदराबाद में चिंचलीज खां ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अवध में देखिए, अवध में शहादत खां ने क्या किया, अवध में शहादत खां ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो अवध में शहादत खां ने जो स्वतंत्रता की घोषणा किया और उसने उपाधि धारण किया था बुरहान उल मुल्क। जिस तरह से स्वतंत्रता की घोषणा किया था हैदराबाद में चिंचलीज खां, उपाधि धारण किया था निजामुल मुल्क, वैसे ही अवध में शहादत खां ने स्वतंत्रता की घोषणा किया और अपना उपाधि धारण किया था बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण करके यह गद्दी पर बैठ जाता है। शहादत खां का असली नाम क्या था? शहादत खां का असली नाम था मीर मोहम्मद अमीन, ठीक है। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने, देखिए ईरान का जो सम्राट था नादिर शाह 1739 में दिल्ली पर आक्रमण कर देता है। उसमें कौन शासक रहता है? उसमें शासक रहता है मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। उस समय दिल्ली का शासक कौन रहता है? मोहम्मद शाह। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहा जाता है। लेकिन भारत का नेपोलियन किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है, भारत का नेपोलियन। हालांकि नेपोलियन और समुद्रगुप्त में जमीन आसमान का अंतर था भाई। नेपोलियन कुछ भी नहीं था समुद्रगुप्त के आगे। समुद्रगुप्त ने उत्तरापद के 9, दक्षिणापद के 12 राजाओं को धूल चटाई थी। समुद्रगुप्त तो वह व्यक्ति था जो सिर्फ शासक निर्माता नहीं था, सिर्फ क्या बोलते हैं, केवल देश नहीं जीता था समुद्रगुप्त, एक बहुत ही बढ़िया कलाकार भी था समुद्रगुप्त, ठीक है। और वह उसका दुख, उसका दर्दनाक अंत भी नहीं हुआ समुद्रगुप्त का, जैसे नेपोलियन का दर्दनाक अंत हुआ था। तो नेपोलियन से कई गुना महान और प्रतापी शासक समुद्रगुप्त था। उसके बावजूद भी पश्चिमी इतिहासकार समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, हालांकि यह उपमा सही नहीं है। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि, जब नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली पर आक्रमण किया, तो नादिर शाह को बहुत कुछ मिला भाई। 70 करोड़ की धनराशि नादिर शाह को मिली थी। 70 करोड़ की धनराशि उठा ले गया, 70 करोड़ लगभग की धनराशि उठा ले गया, ठीक है। क्योंकि भाई बताइए, मुगलों ने एक लंबे समय तक, लगभग 150-200 साल तक बहुत सारे धनों का संचय किया था, बहुत सारे धन का संचय किया, और नादिर शाह आया और उठा ले गया, 70 करोड़ की धनराशि ले गया। और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन भी बोलते हैं, उसको उठा ले गया। बताइए, मयूर सिंहासन को उठा ले गया। अभी और कुछ उठा ले गया, कोहिनूर हीरा भी उठा ले गया। कोहिनूर हीरा लेकर फारस लौट गया। कहाँ से फारस लौट गया? क्योंकि फारस से ही आया था, ठीक है। इतना कुछ उठाकर ले गया, ठीक है। तख्ते ताउस को ही मयूर सिंहासन कहते हैं। तो तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह ही तो रहेगा, क्योंकि मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह ने आक्रमण किया था। तो यह बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो आप हमारी स्पीड को घटाओ बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब पे इस प्रकार की फैसिलिटी है, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा। अब देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला के बाद शासक कौन बनता है? मोहम्मद शाह रंगीला के बाद शासक बनता है अहमद शाह, उसके बाद आलमगीर। लेकिन बहुत जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उसे छोड़ दे रहा हूं। अब देखिए, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जब गद्दी पर बैठता है, इसका असली नाम क्या रहता है? अली गौहर। अली गौहर इसका असली नाम रहता है, लेकिन जब गद्दी पर बैठता है तो शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। यह कब से कब तक शासन करता है? 1759 से 1806। 1759 से लेकर 1806 तक शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठता है। 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। 1803 में इसके समय में ही दिल्ली पर अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था पूरी तरह से, ठीक है।
पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में हुआ था। कब? 23 जनवरी 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था? मराठों की हार हुई थी। ठीक है, गुलाम कादिर खान ने, देखिए शाह आलम द्वितीय की हत्या कैसे हुई थी? शाह आलम द्वितीय की हत्या कैसे हुई थी? गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। ठीक है, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। अब देखिए शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर द्वितीय आता है, अकबर द्वितीय के बाद बहादुर शाह जफर आता है, लेकिन अकबर द्वितीय को भी मैंने लापता कर दिया है क्योंकि वह बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। लेकिन अकबर द्वितीय के बारे में आप लोग यह बात जान लें, अकबर द्वितीय के बारे में इसका जो शासन पीरियड रहता है 1806 से लेकर 1837, 1806 से लेकर 1837। और अकबर द्वितीय के बारे में ये बात है कि इसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि थी, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने ही दिया था। ठीक है, इतना जान लीजिए। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। ये जफर नाम से कविता लिखता था, इसका उपनाम था जफर। ठीक है, और एक बहादुर शाह प्रथम रहता है। ठीक है, उसका पूरा नाम मुअज्जम रहता है। जब वो गद्दी पर बैठता है तो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और यह आपका बहादुर शाह सेकंड जो है, इसका उपनाम क्या रहता है? जफर नाम रहता है। 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह को, जफर को क्या किया गया? बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद कहाँ भेज दिया गया? रंगून में भेज दिया गया। रंगून किसकी राजधानी थी? म्यांमार की राजधानी थी, वहां पर भेज दिया गया। ठीक है, जहां पर क्या हुआ? 1862 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1857 में कैद किया गया, 1862 में रंगून में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अरे वही अहमद शाह अब्दाली जिसने 1761 में क्या किया था? पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा था। ठीक है, और मराठों को हराया था। तो वही अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? इसका वास्तविक नाम था अहमद खां। अहमद खां इसका वास्तविक नाम था। अहमद शाह अब्दाली ने कुल 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। 8 बार छोटा छोटा आक्रमण अहमद शाह अब्दाली ने किया था, 8 बार। ठीक है, अब हम यह जो उत्तरवर्ती जो मुगल शासक हैं इनका मैं क्रम आप लोग को बता दे रहा हूं। ठीक है, 1707 से लेकर 1712 तक बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह 1712 से 1713 तक, फिर देखिए जहांदार शाह और फर्रुखसियार के मध्य 3 महीना के लिए, 3 महीना 10 दिन और 3 महीना 15 दिन के लिए रफी उद दरजात और रफी उद दौला, रफी उद दरजात, फिर रफी उद दौला। ठीक है, यह इनका शासन पीरियड रहता है। और रफी उद दरजात जो रहता है 3 महीना 10 दिन, और रफीउद्दौला जो रहता है 3 महीना 16 दिन, 3 महीना 16 दिन। ठीक है, तो सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक कौन है? रफीउद्दरजात है। ध्यान रखिएगा, रफीउद्दरजात सबसे कम समय तक शासन करने वाला रफीउद्दरजात है। ठीक है, तो मैंने इसको बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इसलिए मैंने हटा दिया है, लेकिन आप लोगों को बता दिया हूँ। ठीक है, फर्रुखसियार जो है 1713 से 19, मोहम्मद शाह 1719 से 48, अहमद शाह 1748 से 54, आलमगीर 1754 से 1759, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1837, बहादुर शाह जफर 1837 से 1857। यह क्रम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, वो भी यह उत्तरवर्ती मुगल शासकों का क्रम है। ठीक है, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य, जैसा कि हमने बताया कि मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में बहुत सारे ऐसे सूबे थे, बहुत सारे ऐसे राज्य थे मुगलों के जो स्वतंत्र हो गए। वहां पर स्वतंत्रता की घोषणा हो गई। ठीक है, तो अवध में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला कौन था? शहादत खां। और शहादत खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? बुरहान उल मुल्क की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। हैदराबाद राज्य में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला कौन था? चिंतलिज खां, जिसे निजामुल मुल्क भी कहते हैं। ठीक है, यह चिंतलिज खां या निजामुल मुल्क जो था यह उसकी उपाधि थी, यह इसका उपनाम था। असली नाम क्या था? इसका आसफ जाह नाम था। आसफ जाह इसका असली नाम था। इसने हैदराबाद में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। ठीक है, अब एक राज्य है रुहेलखंड। रुहेलखंड के स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था? वीर दाऊद या अली मोहम्मद खां बंगश। वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां बंगश ने रुहेलखंड में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बंगाल राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला कौन था? मुर्शिद कुली खां था। कर्नाटक की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला कौन था? सादुतुल्लाह खान ने कर्नाटक की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। भरतपुर राज्य का स्वतंत्रता का संस्थापक कौन था? चूड़ामन और बदन सिंह ने भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। तो देख लीजिए, मुगलों के समय में ही छह जब मुगल कमजोर होने लगे, कमजोर उत्तराधिकारी होने लगे, तो 6 शासकों ने, 6 राज्यों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी।
इनके संस्थापक कौन है, यह ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न आते हैं। ठीक है, देखिए पढ़ाने का काम मैं नहीं करता हूं, पढ़ाने का काम मैं नहीं करता हूं, मैं पिला दूंगा आप लोगों को। ठीक है, पढ़ाऊंगा नहीं, पिला दूंगा, यह बात आप जान लीजिए। आधुनिक भारत संबंधित मैं जितना भी कुल 4 लेक्चर वीडियो दूंगा और चारों लेक्चर वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे, उससे अच्छे से पी जाइए, घोल कर पी जाइए। और पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिएगा, ओनली 100 में आपको यह सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। एंशिएंट मिडिल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का मैराथन वीडियो। ठीक है, ओनली मैराथन वीडियो। ठीक है, देखिए भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन के बारे में है कि भारत में जो यूरोपीय व्यापारी कंपनी आई थी, कौन कौन सी कंपनी आई थी भारत में, क्रम क्या है, क्रम ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आने वाली यूरोपीय कंपनी कौन थी, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी, यह यूरोपीय कंपनियों की आने का क्रम है। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में पुर्तगाली गए भी, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। सबसे बाद जाने वाले यूरोपीय कौन थे, पुर्तगाली थे। तो पुर्तगालियों के बारे में शुरू करते हैं। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। भारत और यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज करने वाला कौन था, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने किया। वास्को डी गामा कब आया था कालीकट बंदरगाह पर, 17 मई 1498 को, 17 मई 1498 को। यह तिथि जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और यह जब आया था तो इसका स्वागत किसने किया था, जमोरिन ने स्वागत किया था। कालीकट का राजा था जमोरिन। ठीक है, इसने स्वागत किया था। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय। देखिए जानते हैं पश्चिमी इतिहासकार वाले ना बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखते भी हैं साले हरामी। अब यह जमोरिन जो है क्या इतना बड़ा राजा है, स्वागत करने पहुंचेगा, लेकिन ये पश्चिमी इतिहासकार लिखे, भाई वह लिखेगा तो अपने हिसाब से लिखेगा ना, मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस तरह की किताबों में दिया रहता है। ये सब बात है, ये सोचने वाली बात है। स्वागत करने राजा पहुंचेगा व्यापारी का, व्यापारी खुद ही मतलब राजा के दंडवत रहते थे। कोई व्यापारी आएगा व्यापार करने तो राजा जाएगा स्वागत करने उसका, कोई मतलब कि क्या कहा जाए। लेकिन पश्चिम के इतिहासकारों ने जो लिखा है तो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ाने को मजबूर हैं। ठीक है, और यही सारी किताबों में, हर किताबों में जो जमोरिन ने स्वागत किया, जमोरिन ने स्वागत किया। ठीक है, वो भी लिखता है कि समुद्र तट पर जाकर जमोरिन ने स्वागत किया था। इसका हद होती है यार। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था कब, 1505 में। 1505 में अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था 1505 में। ठीक है, और यह प्रथम पुर्तगाली वायसराय था, ध्यान रखिएगा। पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 में यह वायसराय बनकर आया था और 1505 से लेकर 1509 तक, 5 से लेकर 9 तक यह वायसराय के पद पर रहा फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ठीक है, 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। 1509 में अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से, किसने, अल्बुकर्क ने जीता था 1510 में। 1510 में, ठीक है, यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो खोली थी कोचीन में खोली थी। कोचीन में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी, कोचीन में पुर्तगालियों ने। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती कौन थी, सेंट थोमे। सेंट थोमे, ठीक है, सेंट थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पुर्तगालियों के बाद कब आए, कौन आया, डच आया। डच के बाद अंग्रेज, अंग्रेज के बाद डेनिश, डेनिश के बाद फ्रांसीसी। ठीक है, तो पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। और पहला डच यात्री कौन था, देखिए पहला पुर्तगाली यात्री कौन था, वास्को डी गामा 1498 में आता है। पहला डच यात्री कौन था, कॉर्नेलियन हाउसमैन। कॉर्नेलियन हाउसमैन यह कब आया, 1596 में आया। 1596 में आया और यह कहाँ गया, भारत के पूर्वी सुमात्रा में पहुंचा। भारत के पूर्वी जो है सुमात्रा, इंडोनेशिया, वहां पर पहुंचा। भारत में आया, उसके बाद वो सुमात्रा चला गया। ठीक है, 1596 में पहला डच यात्री था कॉर्नेलियन हाउसमैन। डचों ने भारत में पहली व्यापारिक कोठी 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित किया। पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ शुरुआत किया था, कोचीन में। ठीक है, और डचों ने कहाँ किया था, मुसलीपट्टनम में। 1605 में मुसलीपट्टनम में पहली व्यापारिक कोठी डचों ने खोली थी। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में खोला गया था। 1605 में डचों ने पहली व्यापारिक कोठी खोली थी मुसलीपट्टनम में, और पुलिकट में पहली व्यापारिक कोठी खोली थी
1610 में, ठीक है, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और इसी पुलिकट में उन्होंने स्वर्ण सिक्का पैगोडा को ढाला, ठीक है, और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। जब दूसरी व्यापारी कोठी पुलिकट में खोला था तो पुलिकट में ही पैगोडा नामक सिक्का ढाला था डचों ने, ठीक है। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। औद्योगिक वेतनभोगी रखने वाले पहले कौन थे? डच ही थे, ठीक है। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन कब हुआ? अब डचों का सबसे अंतिम रूप से पतन कब हुआ? 1759 में एक बेदरा का युद्ध था, बेदरा का युद्ध हुआ था। यह बेदरा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेजों और डचों के मध्य, अंग्रेजों और डचों के मध्य हुआ, जिसमें डचों की पराजय हुई, अंग्रेजों की जीत हुई थी। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है अंग्रेजों और डचों के मध्य, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया। 31 दिसंबर सन 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया। यह अधिकार पत्र क्या था? पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र। भाई, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र किसने दिया? एलिजाबेथ प्रथम ने दिया। मतलब देश किसका है? भारतीयों का है। अधिकार पत्र कौन दे रहा है? एलिजाबेथ प्रथम दे रही है कि पूर्व के देशों के साथ व्यापार करो। 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे। ये हमेशा पूछता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसमें कितने शेयर धारक थे? 217 शेयर धारक थे, 217 शेयर धारक थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला गवर्नर था वो कौन था? थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर था, ठीक है। मुगल दरबार आने वाला प्रथम कैप्टन कौन था? मुगल दरबार आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन तो 1609 में मुगल कैप्टन आया था, कैप्टन हॉकिंस। 1609 में आया था, 1609 में आया था। और यह किसका राजदूत था? इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था। इंग्लैंड के शासक जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1609 में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, अच्छा वह अंग्रेज जहाज जो भारत आया था तो रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन दरअसल बात यह है ना, ये जो कैप्टन हॉकिंस आया था इसी जहाज से आया था, रेड ड्रैगन से ही आया था, ठीक है। जो पहला अंग्रेजी जहाज था रेड ड्रैगन। 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। देखिए मैं आपको बता दूं, यह जब कैप्टन हॉकिंस 1609 में आता है तो जहांगीर के पास आता है, तो कैप्टन हॉकिंस जो रहता है बहुत ज्यादा जानकार रहता है, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू सबका जानकार रहता है। और जहांगीर के पास जब आता है, जहांगीर के दरबार में आता है तो फारसी में बात करता है, जिससे जहांगीर क्या होता है? बहुत खुश होता है। और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि देता है, इंग्लिश खान की उपाधि देता है। और क्या देता है? 400 का मनसब प्रदान करता है, 400 का मनसब प्रदान करता है। और जहांगीर कहता है कैप्टन हॉकिंस से कि आपको और क्या चाहिए, तुमको और क्या चाहिए? तो कैप्टन हॉकिंस कहता है यार मुझे बस थोड़ा सा चाहिए, मुझे सूरत में कोठी स्थापित करनी है, सूरत में कोठी बनानी है। तो आपको मुझे सूरत में कोठी बनाने का आदेश दे दीजिए, सूरत में कोठी बनाने का आज्ञा दे दीजिए कि हम सूरत में कोठी बना लें और व्यापार करना प्रारंभ कर दें। जहांगीर ने कहा कोई बात नहीं यार, व्यापार करना आरंभ कर दो, सूरत में कोठी बना लो। लेकिन बाद में पुर्तगालियों के दबाव में आकर, देखिए उस वक्त क्या हुआ, 1608 में क्या हुआ, सूरत में व्यापारिक कोठी बनने लगी 1608 में। लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में आकर कैप्टन हॉकिंस को काम रोकना पड़ा, ठीक है। तो 1608 में पहली बार सूरत में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया अंग्रेजों द्वारा, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाया, ठीक है। तो जहांगीर ने तो आदेश दे ही दिया था कि अंग्रेज व्यापारी कोठी बना सकते हैं। तो 1608 में सूरत में व्यापारी कोठी बनाने का प्रयास अंग्रेज कर रहे थे, लेकिन पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण उनको पीछे हटना पड़ा। तो भाई अंग्रेजों मतलब जहांगीर ने तो आदेश दे ही रखा था कि आप व्यापारी कोठी की स्थापना कर लीजिए। तो अंग्रेज क्या किए, अंग्रेजों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, हम सूरत में व्यापारी कोठी नहीं बनाएंगे, वहां पुर्तगाली परेशान कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम मछलीपट्टनम में भी व्यापारी कोठी बना ले रहे हैं। तो यही है 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। 1608 में प्रयास किया था सूरत के लिए, लेकिन 1608 का प्रयास सफल नहीं हो पाया, मतलब कोठी आधी अधूरी ही बनी थी। बाद में 1611 में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की, ठीक है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? रेड ड्रैगन।
सूरत, देखिए जहांगीर ने 1613 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाजत दी। बाद में 1613 में, 1611 में मछलीपट्टनम में खोला था, लेकिन 1613 में जाकर सूरत में व्यापारिक कोठी क्या हुआ, अंग्रेज खोले थे। और उस व्यापारिक कोठी के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस एल्डवर्थ, थॉमस एल्डवर्थ। ठीक है, 1611 में सूरत में, 1611 में मछलीपट्टनम और 1613 में सूरत। ठीक है, पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया। वही मैं कह रहा हूँ, 1608 में व्यापारिक कोठी खोलने का प्रयास किया गया था। ठीक है, लेकिन वह पूरा नहीं हो सका पुर्तगालियों के हस्तक्षेप के कारण। 1615 में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। अब देखिए, जेम्स प्रथम ने पहले कैप्टन हॉकिंस को भेजा था, लेकिन 1615 में टॉमस रो को भेजता है जहांगीर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर। ठीक है, रो फरवरी 1619 तक भारत में रहा। रो जब आता है, टॉमस रो 1615 में आता है और 1619 तक यह भारत में रहता है। रो ने जहांगीर और खुर्रम मतलब शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट भी प्रदान करने में सफलता प्राप्त की। मतलब जहांगीर का सेवा भी सर टॉमस रो किया था और खुर्रम का भी सेवा इसने किया था। ठीक है, 1632 में अब देखिए अंग्रेजों को सुनहला फरमान मिलता है, मतलब 500 पैगोडा, केवल 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले में पूरे गोलकुंडा राज्य में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। 500 पैगोडा वार्षिक कर के बदले में गोलकुंडा राज्य में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है। इसलिए 1632 के गोलकुंडा के फरमान को सुनहरा फरमान भी कहा जाता है। तो 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते हैं। केवल 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार अंग्रेज कर सकते हैं। ठीक है, 1632 में यह सुनहरा फरमान आया। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने, एक अंग्रेज था फ्रांसिस डे, इसने 1639 में क्या किया, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। 1639 में इसने क्या किया, चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। ठीक है, और वहां किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम उसने रखा फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट जॉर्ज। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है कुछ समय बाद क्या हो गया, कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का मुख्यालय बन गया। और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है बाद में यहीं के आसपास मद्रास नगरी की स्थापना हुई, मद्रास शहर की स्थापना हुई। तो मद्रास शहर के संस्थापक भी इसको माना जाता है, फ्रांसिस डे को। ठीक है, 1661 में क्या हुआ था मैं आपको बता दूं। 1661 में जैसे पुर्तगाली और अंग्रेजों के मध्य लड़ाई चल ही रही थी। पुर्तगाली यह मानकर चल रहे थे कि भाई अंग्रेज अब ताकतवर हो चुके हैं, कुछ नहीं होने वाला है। तो पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से कर दिया। ठीक है, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया। ठीक है, और इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को क्या दिया, बंबई दे दिया, बंबई प्रदान कर दिया। ठीक है, 1661 में बंबई किसको मिल गया, चार्ल्स द्वितीय को मिल गया। 1668 तक, अब देखिए 1661 से लेकर 1668 तक चार्ल्स द्वितीय के पास बंबई रहा। ठीक है, बाद में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब 10 पाउंड, केवल 10 पाउंड उन्होंने किराया लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 10 पाउंड तो बहुत कम होते हैं भाई, बहुत कम होते हैं। तो दरअसल चार्ल्स द्वितीय उसको फ्री में ही देना चाहते थे, लेकिन एक तरह से उन्होंने सोचा कि भाई हमारा अधिकार बनता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी आना लगे, उन्हें फोकट में मिल गया है, इसलिए 10 पाउंड एक कहने के लिए उन्होंने किराए पर क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, 1668 में। 1687 में बड़ा परिवर्तन होता है और जो अंग्रेजों के पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत था ना, अंग्रेजों के पश्चिमी तट का मुख्यालय जो सूरत था, 1687 में एक बड़ा परिवर्तन होता है और पश्चिमी तट का मुख्यालय हटाकर बंबई कर दिया जाता है। 1687 में इसका मुख्यालय सूरत से हटाकर बंबई कर दिया जाता है पश्चिमी तट का। ठीक है, गेराल्ड अंगियार के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने बताया कि मद्रास राज्य के संस्थापक कौन थे, फ्रांसिस डे थे। ठीक है, इन्होंने मद्रास में चंद्रगिरी के राजा से कुछ जमीन
पट्टे पर लिया था और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था। बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज के आसपास ही मद्रास नगरी की स्थापना हुई, जिसका निर्माण फ्रांसिस डे ने किया था। तो बंबई का शहर की स्थापना किसने किया? बंबई शहर की स्थापना के जनक माने जाते हैं गेराल्ड डंगियार। गेराल्ड डंगियार 1669 से लेकर 1677 तक रहते हैं और यह बंबई के गवर्नर रहते हैं गेराल्ड डंगियार, जिन्होंने बंबई शहर की स्थापना किया था। ठीक है, बंगाल के शासक शाह शुजा के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले बंगाल में व्यापार करने की छूट अंग्रेजों को किसने दिया था? शाह शुजा ने दिया था। सबसे पहले बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट देने वाला शासक कौन था? शाह शुजा था। तो दरअसल एक मतलब सूबेदार था, मुगल शासन के अंतर्गत ही सूबेदार था। तो बंगाल के शासक शाह शुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को क्या कहा गया? निशान कहा गया, दस्तखत नहीं कहा गया है। दस्तक प्रणाली तो फर्रुख सियार के समय में आया था भाई, 1717 में आया था। ठीक है, वह तो अंग्रेजों के लिए मैग्ना कार्टा था। ठीक है, यह एक क्या है, यह इसे क्या बोलते हैं? शाह शुजा ने जो 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी, इसे क्या कहा गया है? निशान कहा गया है। 1698 में, अब हमने मद्रास के बारे में आपको बताया है कि मद्रास की स्थापना फोर्ट सेंट जॉर्ज से हुई। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण फ्रांसिस डे ने किया था। इस तरह से फ्रांसिस डे मद्रास राज्य की स्थापना किया उन्होंने। मद्रास शहर के संस्थापक माने जाते हैं। बंबई शहर की स्थापना करने वाले गेराल्ड डंगियार हैं। अब कलकत्ता शहर की स्थापना कैसे हुई वह मैं आप लोग को बता रहा हूँ इसमें, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 1698 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव किराए पर लिया था। देखिए, 1698 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव किराए पर लिया था। सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी ली थी 1200 रुपया में। केवल 1200 रुपया पेमेंट करके सुल्तानाती, कालीकाता और गोविंदपुर की जमींदारी अंग्रेजों ने ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया? जब जमींदारी ले ली तो यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। फोर्ट मतलब क्या होता है? किला होता है। तो इन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया और इस फोर्ट विलियम के जो पहले प्रेसिडेंट थे ना, चार्ल्स आयर थे। चार्ल्स आयर ही इस फोर्ट विलियम के पहले प्रेसिडेंट थे। कालांतर में यही नगर कलकत्ता नगर कहलाया। कालांतर में यही जो है फोर्ट विलियम कलकत्ता नगर कहलाया। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने किया? जॉर्ज चार्नॉक ने किया। जॉर्ज चार्नॉक कलकत्ता शहर के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी, अब भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली कोठी है फ्रैंक कैरो ने बनवाई थी। फ्रैंक कैरो ने सूरत में स्थापित किया। फ्रांसीसियों की पहली कोठी फ्रैंक कैरो ने सूरत में स्थापित किया। कब? 1668 में। ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी 1664 में हुई थी। ठीक है, उसमें फ्रांस में लुई 14वां का शासन था और लुई 14वां का मंत्री था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट के प्रयासों से 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। लेकिन कंपनी की स्थापना तो 1664 में हुई, लेकिन सबसे बाद में 1668 में इसने क्या किया? सूरत में कोठी स्थापित की थी 1668 में। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना किया। अब पांडिचेरी की स्थापना किसने किया है? फ्रांसिस मार्टिन ने किया है। कब किया है? 1674 में। हम कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। कर्नाटक युद्ध जो है यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध है। ठीक है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुए उसे कर्नाटक युद्ध कहेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब लड़ा गया? 1746 से 48 में। ठीक है, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से यह प्रभावित था। 1748 में एक्स्ला-सॉपेल, देखिए यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो अंत हुआ है वह एक्स्ला-सॉपेल की संधि के द्वारा हुआ है। एक्स्ला-सॉपेल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हुआ और इसी युद्ध के तहत ही प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। कुल मिलाकर यह जानिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो समय सीमा है क्या है? 1746 से 48 है। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? एक्स्ला-सॉपेल की संधि से समाप्त हुआ। बस इतना जानिए आप। ठीक है, दूसरा कर्नाटक युद्ध देखिए। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 1754 तक चलता है। दूसरा कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ? इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हो गई और डुप्ले की जब हार हो गई तो उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर किसकी नियुक्ति हुई थी? फ्रांसीसी गवर्नर की गोडेहू की नियुक्ति हुई थी। गोडेहू भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बना दिया गया। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध का जो अंत हुआ था ये पांडिचेरी की संधि से हुआ था।
पहला जो कर्नाटक युद्ध था 1746 से 48 एक्लासोपिल की संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था 1749 से 54 और यह पांडिचेरी की संधि के साथ समाप्त हुआ था। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध है वो 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ और कर्नाटक का तीसरा युद्ध पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। पेरिस की संधि होने से कर्नाटक का तीसरा युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकुट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई लड़ी थी। अब देखिए वांडीवास का युद्ध क्या है। वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य जो युद्ध हुआ था उसे वांडीवास का युद्ध बोलते हैं। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में हुआ था। अंग्रेजों और फ्रांसीसी सेना के मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। ठीक है 1760 में। इसमें क्या हुआ? फ्रांसीसियों की बुरी पराजय हुई और अंग्रेजी सेना की जीत हुई। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था वांडीवास के युद्ध में? सर आयरकुट कर रहा था, सर आयरकुट। ठीक है। अच्छा, फोर्ट विलियम का पहला प्रेसिडेंट कौन था? चार्ल्स आयर था, चार्ल्स आयर। और यहाँ पर क्या है? आयरकुट है। ठीक है। वांडीवास लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकुट। ठीक है। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? 1761 में। 1763 में हुई पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेजों ने, अब 1763 में पेरिस की संधि होती है, अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश को लौटा दिया। किसको? फ्रांसीसियों को। ठीक है। पेरिस की संधि के तहत अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश क्या हुआ? फ्रांसीसियों को लौटा दिया। जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में थे वे सारे प्रदेश, सब नहीं। ठीक है। अब हम यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन वर्ष पढ़ते हैं कि कौन सी यूरोपीय कंपनी कब आई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1498 में इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सन 1600 में। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1731 में हुई थी। बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार कैसे हुआ, इसके बारे में देखेंगे पूरा। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। देखिए मुर्शिद कुली खान के बारे में आपको बताया हो कि मुर्शिद कुली खान ने 1725 में उसने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी बंगाल में, लेकिन उसके बावजूद भी वह मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था, कर भेजता था। मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से हटाकर कहाँ किया? मुर्शिदाबाद किया। और मुर्शिदाबाद की स्थापना इसने कहाँ किया है? भागीरथी नदी के तट पर मुर्शिदाबाद की स्थापना किया और वहां पर मुर्शिदाबाद में राजधानी ले गया। ठीक है। इसने मुर्शिद कुली खान का कुछ ऐसा काम था जो ऐतिहासिक था। इसने क्या किया? पहला काम किया, मुर्शिदाबाद राजधानी कर दिया। दूसरा काम क्या किया? इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया। इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किया था मुर्शिद कुली खान ने। और कृषकों को तकावी ऋण प्रदान किया। कृषकों क्या किया? तकावी ऋण प्रदान किया और इसने इजारेदारी व्यवस्था का शुरुआत किया था। ठीक है। अब मुर्शिद कुली खान के बाद इसका दामाद, इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद सुजाउद्दीन शासक बना। सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना मुर्शिद कुली खान के बाद, सुजाउद्दीन। और सुजाउद्दीन जो है 1727 में मुर्शिद कुली खान मर गया। 1727 से 1739 तक सुजाउद्दीन क्या रहता है? बंगाल का नवाब रहता है। अब 1739 के बाद 1739 में शासक कौन बंगाल का नवाब बनता है? सरफराज। तो 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। ठीक है। सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक था। उसके बाद एक साल के लिए नवाब बनता है सरफराज खां। और सरफराज खां बंगाल का जब नवाब रहता है उसमें बिहार का उप नवाब रहता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने ही सरफराज खां पर चढ़ाई करके सरफराज खां को मार दिया और बंगाल का नवाब बन बैठा अलीवर्दी खां। 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो हुआ था अलीवर्दी खां और सरफराज के मध्य हुआ था, गिरिया का युद्ध। तो गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बन गया। इसने इसके शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। अब अलीवर्दी खां ने क्या किया?
सुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन सरफराज, यह तो मुगलों को राजस्व देते थे, लेकिन अलवर्दी खान ने क्या किया, मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। वह एक बार वह 2 करोड़ रुपया राजस्व दिया था, एक बार वह 2 करोड़ रुपया राजस्व दिया था, और इसलिए राजस्व दिया था मुगलों को ताकि वह उसे बंगाल का नवाब स्वीकार कर ले, मुगल शासक बंगाल का नवाब स्वीकार कर ले, इसके लिए इसने 2 करोड़ मुगल शासक को दिए थे। उसके बाद वह कभी राजस्व नहीं दिया। इसने इसके शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया था कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। ठीक है, अलीवर्दी खां के समय में ही। इसका उत्तराधिकारी कौन था? इसका उत्तराधिकारी दामाद सिराजुद्दौला था। देखिए दामाद नहीं था भाई, गलती से लिख दिया गया है, नाती था, नाती। ठीक है, इसकी बेटी थी और पटना के नवाब से इसकी एक पुत्री की शादी हुई थी अलीवर्दी खां की, तो उसका नाती था सिराजुद्दौला। यह शासक बनता है 1757 में। 1756 में यह शासक बनता है, बंगाल का नवाब बनता है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के बारे में देखें। सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो इसके समय में काल कोठरी नामक घटना होती है। यह घटना काल कोठरी वाली जो घटना होती है 20 जून 1756 को होती है। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में काल कोठरी की घटना होती है। इसमें क्या होता है, 20 जून रात में 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को, 20 जून की रात को 146 अंग्रेजी व्यक्तियों को छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अब बताइए, अंग्रेज हैं, अंग्रेज जो है ठंडे प्रदेश में रहने की आदी हैं, और एक महीना कौन सा है, जून का महीना है। जून के महीने में एक छोटे से कमरे में 146 अंग्रेज कैदियों को भरा गया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग मर गए। 146 में से केवल 23 व्यक्ति ही जिंदा बचे हुए थे। ठीक है, रात सुबह तक। ठीक है, और उसी में से एक जिंदा बचा हुआ व्यक्ति था हॉलवेल। तो हॉलवेल ने एक पुस्तक लिखा है और उसी पुस्तक में उसने काल कोठरी की घटना के बारे में लिखा है। काल कोठरी की जो घटना हुई थी 20 जून 1756 को हुई थी, और इसका प्रत्यक्षदर्शी कौन था, हॉलवेल था। ठीक है, ऐसे मानिए। प्लासी का युद्ध कब होता है? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। यह पूरा डेट आप लोग ध्यान रखिएगा, केवल 1757 से काम नहीं चलेगा। 23 जून 1757 यह ध्यान रखिएगा आप लोग। 23 जून 1757 को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। ठीक है, इसमें क्या कौन धोखा देता है, मीर जाफर धोखा देता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। जब सिराजुद्दौला मर गया तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या बनाया, बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल और मीर मर्दान बहुत बहादुरी के साथ लड़ने वाले लोग थे, और यह सिराजुद्दौला की सेना में थे, सेना नायक थे। मीर मर्दान और मोहनलाल नेतृत्व वाली छोटी सेना नवाब के प्रति वफादार रही। मीर मर्दान लड़ते हुए मारा गया। तो मीर मर्दान और मोहनलाल लड़ते हुए मारे गए थे। ठीक है, किसकी तरफ से थे, या सिराजुद्दौला की तरफ से, और वफादार सैनिक थे। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को, क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर, यह क्या था, कठपुतली नवाब था कौन, मीर जाफर। मीर जाफर को लोग, कलकत्ता के लोग क्या कहते थे, मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहते थे। तो मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 में हटाया। देखिए 1757 में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना गया, कठपुतली नवाब, और 1760 तक कुल मिलाकर 3 साल तक ही मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। और अंत में जब अंग्रेजों ने देखा कि मीर जाफर किसी काम का नहीं है तो उसे हटा दिया, मीर जाफर को हटा दिया, और उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। ठीक है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी को, जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो उसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहाँ ले गया, मुंगेर ले गया। मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया मीर कासिम ने। ठीक है, देखिए बंगाल की राजधानी का क्रम, सबसे पहले बंगाल की राजधानी कहाँ थी, ढाका थी। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से राजधानी कहाँ परिवर्तन किया, मुर्शिदाबाद परिवर्तन किया। और मुर्शिदाबाद से राजधानी कौन ले गया, मुंगेर, मीर कासिम ले गया। ठीक है, और बाद में अंग्रेजों का समय में आया तो वह कलकत्ता उन्होंने राजधानी कर दिया। ठीक है, ये राजधानी बदलने का क्रम है। बक्सर का युद्ध कब हुआ, देखिए 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। ये बक्सर का युद्ध किसके बीच में होता है, एक तरफ रहते हैं अंग्रेज और दूसरी तरफ रहते हैं मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे, और इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था, हेक्टर मुनरो था। हेक्टर मुनरो अंग्रेज सेनापति था।
बक्सर के युद्ध के बाद एक बार फिर मीर कासिम की जगह मीर जाफर को बना दिया गया। अब देखिए, बक्सर का युद्ध हुआ तो फिर मीर कासिम को हटा दिया गया और किसे बनाया गया, नवाब, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। और मीर जाफर कब से कब तक नवाब रहता है, 5 जनवरी 1765 तक, मतलब फिर 1765 तक यह मीर जाफर अपनी मृत्यु तक बंगाल का नवाब रहता है, कठपुतली नवाब। बंगाल के नवाबों का क्रम मैं आप लोग को बता रहा हूँ, यहाँ पर देख लीजिए बंगाल के नवाबों का क्रम। मुर्शिद कुली खां 1713 से 27 तक, सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक, सरफराज खां 1739 से 40 तक, अलीवर्दी खां 1740 से 1756 तक, सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक, मीर जाफर 1757 से 1760 तक, फिर मीर कासिम 1760 से लेकर 1763 तक, फिर मीर जाफर 1763 से 1765 तक, फिर निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकदौला। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। निजामुद्दौला 1765 से 66, फिर सैफुद्दौला 1766 से 70 और 1770 से 1775 मुबारकदौला। ठीक है, ये बंगाल के नवाबों का क्रम है। अंग्रेजों का मैसूर के साथ संबंध हम लोगों ने बंगाल से निपटा लिया। अब हम लोग मैसूर देखेंगे। मैसूर के साथ बंगाल के नवाबों, मैसूर के साथ अंग्रेजों का क्या संबंध था, उसे हम लोग देख लेते हैं। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। 1761 में हैदर अली क्या हुआ, मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। देखिए, अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के मध्य कुल 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, जिसमें 2 युद्धों का नेतृत्व हैदर अली करता है और आखिरी 2 युद्धों का नेतृत्व टीपू सुल्तान, उसका पुत्र, करता है। ठीक है, तो हैदर अली की जो मृत्यु हुई थी 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई थी। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था, उसका पुत्र टीपू सुल्तान। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है हुआ 1790 से 92 में हुआ। मराठा हैदराबाद के, देखिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, मैसूर के खिलाफ 3 लोग लड़ रहे थे। ठीक है, एक तरफ मराठे भी थे, फिर हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज, ये तीनों लोग एक तरफ थे और दूसरी तरफ क्या था, मैसूर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। मतलब तीसरी तरफ मैसूर का शासक टीपू सुल्तान रहता है और दूसरी तरफ मराठा हैदराबाद निजाम और अंग्रेज रहते हैं। ठीक है, 1787 में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में पातशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, पातशाह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था, टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने पातशाह की उपाधि कब धारण की थी, 1787 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में। टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। श्रीरंगपट्टनम में इसने क्या किया, स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने को क्या कहा, नागरिक टीपू कहा, नागरिक टीपू कहा। ठीक है, दरअसल ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से प्रभावित था, इसीलिए अपने आप को नागरिक टीपू कहा, जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपनी राजधानी में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। ठीक है, टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध मतलब 1799 में हुआ था। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। उस समय भारत का जो, इसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वह था वेलेस्ली। ठीक है, तो उसी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध था ये और आंग्ल मैसूर युद्ध। और इसी दौरान 1799 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान का उपनाम था शेरे मैसूर कहा जाता था इसको। ठीक है, टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर, टीपू सुल्तान का जो राजसी झंडा था उस पर क्या बना हुआ था, शेर बना हुआ था, शेर का चिन्ह था, शेर का तस्वीर लगी हुई थी। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास युद्ध के बारे में बता ही चुका हूं। वांडीवास का युद्ध जो था 1760 में हुआ था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था और लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था। 1760 में वांडीवास की लड़ाई होता है और फ्रांसीसी इसमें पराजित होते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, जो 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, इसका क्रम आप लोग देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1767 से 69 के मध्य होता है। 1767 से 69 के मध्य पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है वह 1780 से 84।
और यह किसके समय में होता है? वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में होता है, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1790 से 92 किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है 1799 में होता है, किसके समय में होता है? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो चारों आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं, जैसे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, तो जो पहला, दूसरा, तीसरा मैसूर युद्ध था वह किसी न किसी संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। ठीक है, 1769 में हुई थी। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुआ था? 1792 में। ठीक है। यह ध्यान रखिएगा कि किस युद्ध में कौन सी संधि हुई थी। ठीक है, और कब हुआ था? जब 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। तो भाई युद्ध के अंत वाले वर्ष में ही तो संधि होगी, ये खुद सोच लीजिए, युद्ध के अंत वाले वर्षों में ही तो संधि होगी। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। 1790 से लेकर 1792 तक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। तो युद्ध का जो अंत वाला वर्ष था 1792 में, उसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। और तृतीय आंग्ल मैसूर, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में हुआ था, तो इसमें तो टीपू सुल्तान मर ही गया, तो संधि क्या होगी? सिख और अंग्रेज। अब हम आंग्ल और सिख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले सिख धर्म को समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है। सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक को जाता है, गुरु नानक देव को जाता है। ठीक है। गुरु नानक देव के अनुयायी जो थे वह क्या कहलाते हैं? सिख कहलाते हैं। सिख का शाब्दिक अर्थ जो होता है शिष्य होता है, शिष्य। ये देखिए, गुरु नानक जो थे यह किसके समकालीन थे? बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 में हुआ था, मृत्यु कब हुई थी? 1539 में हुई थी। तो किसके समकालीन थे? यह बाबर और हुमायूं आदि के समकालीन थे, मतलब इस वर्ष तक जो भी रहे हों वह सबके समकालीन माने जाएंगे। 1496 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ था। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया। ये जो लंगर प्रणाली चलती है सिखों में, इसको शुरुआत किसने किया था? गुरु नानक ने किया था, गुरु नानक देव ने किया था। गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया था गुरु नानक देव ने। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत की स्थापना की। संगत का मतलब क्या था? धर्मशाला। ठीक है। और पंगत का मतलब क्या होता है? पंगत में बैठकर खाना खाना, मतलब लंगर। संगत और पंगत की परंपरा जो शुरुआत किया था गुरु नानक देव ने किया था। पंगत का मतलब लंगर से ही है, लेकिन संगत और पंगत की परंपरा किसने शुरुआत किया था? गुरु नानक देव ने शुरुआत किया था। संगत और पंगत ने गुरु नानक के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया जहां वे प्रतिदिन मिलते थे। तो संगत और पंगत के बेस पर ही जो भी अनुयायी लोग थे वह एक दूसरे से मिलते थे। ठीक है। गुरु नानक की सन 1539 में करतारपुर में मृत्यु हुई। 1539 को करतारपुर में इनका क्या हुआ? मृत्यु हो गया। अब गुरु नानक के बाद सिख धर्म के जो दूसरे गुरु थे गुरु अंगद थे। गुरु अंगद इनके शिष्य थे। ठीक है। और ये सिखों के दूसरे गुरु थे। और गुरु अंगद इनका जब गुरु बन जाते हैं तब इनका नाम गुरु अंगद होता है। प्रारंभिक नाम क्या रहता है इनका? प्रारंभिक नाम रहता है इनका लहना। प्रारंभिक नाम क्या रहता है इनका? लहना रहता है। ये बाद में गुरु अंगद बन जाते हैं। इन्होंने नानक द्वारा शुरू की गई, अब देखिए गुरु अंगद का क्या योगदान है। इन्होंने गुरु नानक द्वारा जो शुरू की गई लंगर व्यवस्था थी ना, लंगर व्यवस्था थी, उसको अस्थायी बना दिया। मतलब इन्होंने अस्थायी बना दिया कि अब लंगर व्यवस्था हमेशा रहेगी। ठीक है। तो लंगर परंपरा तो गुरु नानक देव ने शुरू किया, लेकिन इसको अस्थायी बनाने का कार्य किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने एक और काम किया था, गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। सिखों के तीसरे गुरु, अब देखिए सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, फिर गुरु गोविंद सिंह हैं, फिर गुरु अमरदास हैं, गुरु रामदास हैं, गुरु अर्जुन गोविंद हैं, गुरु हरगोविंद हैं, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। तो ये 10 गुरु हैं। तो अब तीसरे गुरु जो हैं गुरु अमरदास हैं। गुरु अमरदास, ये डेट जरूरी नहीं है। ठीक है, इतना आप बोझ मत पालिए। गुरु अमरदास जो है सिखों के तीसरे गुरु हैं। गुरु अमरदास ने कौन कौन से काम किया? तो सबसे पहले काम तो उन्होंने ये किया कि हिंदुओं से पृथक विवाह पद्धति इन्होंने चलाई थी। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया था। ठीक है। एक अलग रिवाज शुरू किया था लवन, जो हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति थी। गुरु अमरदास ने यह काम किया। इसके अलावा गुरु अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना की। मतलब पूरे देश में 22 गद्दियों की स्थापना की और हर गद्दी पर एक
महंत की नियुक्ति किया अमरदास ने। एक अलग विवाह पद्धति लवन का प्रचलन किया और पूरे देश में 22 गद्दियों की स्थापना की। तो 2 ऐसे काम गुरु अमरदास ने किया। ठीक है, अकबर ने, बादशाह अकबर जो था, गुरु अमरदास से मिला था। कहाँ मिला था? गोविंदवाल में। गोविंदवाल में जाकर गुरु अमरदास से मिला था बादशाह अकबर। और गुरु अमरदास की पुत्री थी बीबी भानी। बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था। कई गांव दान में दिया था अकबर ने। बीबी भानी को कई गांव दान में दिया था। गोविंदवाल में गुरु अमरदास से मिला था, कई गांव दान में दिया था। 500 बीघा जमीन दिया था अकबर। 500 बीघा जमीन भी बीबी भानी को दिया था। अब बीबी भानी जो थी, इनके पति थे रामदास। अब यही क्या हो गए, गुरु अर्जुन देव के बाद, गुरु अमरदास के बाद गुरु रामदास क्या हो गए? सिखों के चौथे गुरु हो गए। तो बीबी भानी के पति रामदास सिखों के चौथे गुरु बन गए। अकबर ने बीबी भानी को 500 बीघा भूमि दी थी। ठीक है, गुरु रामदास ने इसी भूमि पर, अब गुरु रामदास ने इसी भूमि पर अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया था। अमृतसर नामक जलाशय का निर्माण गुरु रामदास ने किया था। ठीक है, उसी भूमि पर 500 बीघा वाली जमीन पर, और वहां पर अमृतसर नगर की स्थापना की। अमृतसर जलाशय बस बनवाया और उसी जलाशय के आसपास नगर की स्थापना की। अमृतसर नगर की स्थापना इन्होंने किया। गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र, अब गुरु रामदास ने क्या किया? अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा और इस प्रकार उन्होंने गुरु पद पैतृक बना दिया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि गुरु रामदास ने अपने ही पुत्र को गुरु का पद दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसी खानदान के लोग ही गुरु बनने लगे। ठीक है, तो गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव को गुरु का पद सौंपा। इस प्रकार गुरु पद को पैतृक किसने बनाया था? गुरु रामदास ने। गुरु अर्जुन देव के बारे में देखेंगे, गुरु अर्जुन देव ने क्या काम किया। तो गुरु अर्जुन देव ने, सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, और इन्होंने एक काम किया कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना, सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना गुरु अर्जुन देव ने किया था। और उस आदि ग्रंथ में गुरु नानक देव के जो पवित्र बोल थे, प्रेरणादायक प्रार्थनाएं थी, गीत आदि थी, वह सब संकलित थी। ठीक है, इस आदि ग्रंथ में। तो आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। आदि ग्रंथ में क्या है? गुरु नानक देव की प्रेरणादायक प्रार्थनाएं, गीत आदि संकलित हैं। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब यानी आदि ग्रंथ में सिख गुरुओं के साथ कबीर के, नामदेव, रैदास आदि की रचनाएं भी इसमें हैं। ठीक है, गुरु अर्जुन ने, अब देखिए गुरु अर्जुन देव जो आदि ग्रंथ का संकलन किए थे, इन्होंने अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण किया। देखिए, अमृतसर जलाशय का निर्माण गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर शहर का निर्माण गुरु रामदास ने किया था, लेकिन अमृतसर जलाशय के बीच में हरमिंदर साहब का निर्माण किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु अर्जुन देव ने किया। अब देखिए, लेकिन गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने क्या किया? मरवा दिया। गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? क्योंकि जहांगीर का विद्रोही पुत्र था खुसरो। जहांगीर का विद्रोही पुत्र खुसरो को संरक्षण देने का कार्य किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। इसीलिए गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने मरवा दिया था। तो राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को क्या किया? मरवा दिया। अब सिखों के छठवें गुरु, अब यहीं से गुरु अर्जुन देव को मरवाने के कारण ही सिखों और मुगलों में यहीं से क्या होता है? विवाद की स्थिति आ जाती है। अब सिखों के छठवें गुरु कौन बने? हरगोविंद बने, गुरु हरगोविंद। अब सिखों के छठवें गुरु हरगोविंद बने तो भाई उनके मन में प्रतिशोध था। इनके ही पिता को मरवाया गया था। तो उस बाद क्या हुआ? गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया। पहली बार सिखों को सैन्य संगठन का रूप किसने दिया था? गुरु हरगोविंद ने दिया था। और अकाल तख्त की स्थापना की। अकाल तख्त की स्थापना किसने किया? गुरु हरगोविंद ने किया था। और सिखों को सैन्य संगठन का रूप भी गुरु हरगोविंद ने दिया था। गुरु हरगोविंद जो थे, यह 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे। यह गद्दी पर जब बैठते थे तो 2 तलवार बांध कर गद्दी पर बैठते थे और दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किया। कुल मिलाकर दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किया और 2 तलवारें बांध कर गद्दी पर बैठते थे। इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी भी की, अमृतसर शहर की किलेबंदी भी की थी। किसने? गुरु हरगोविंद ने। मतलब जितने सैनिक वाले कार्य हैं वह सब काम गुरु हरगोविंद ने किया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, सिखों को मांस खाने का छूट किसने दिया था? तो गुरु हरगोविंद ने ही दिया था। सिखों को मांस खाने का छूट किसने दिया था? गुरु हरगोविंद ने किया था।
ठीक है। सिखों के 7वें गुरु हरराय हुए। सिखों के 7वें गुरु कौन हुए? हरराय हुए। ठीक है। इन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर उसको आशीर्वाद दिया। ठीक है। अब उसके बावजूद भी सहायता लोग कर रहे हैं। अब गुरु हरगोविंद के बाद कौन गुरु बनते हैं? सिख गुरु बनते हैं गुरु हरराय। अब गुरु हरराय ने किसको आशीर्वाद दिया था? किससे भेंट मुलाकात की थी? दारा सिखों से। तो सिखों के 7वें गुरु गुरु हरराय हुए, जिन्होंने दारा सिखों को मिलने आने पर उसे आशीर्वाद दिया। अब हरराय के बाद कौन गुरु हुए? हरकिशन हुए। अब इनकी मृत्यु चेचक से हो गई थी। अब हरकिशन को क्या हुआ? गुरु हरकिशन जो थे वह औरंगजेब के पास गए थे गुरु पद को बारे में समझाने के लिए। इन्हें जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा। ठीक है। कुल मिलाकर मान मनोबल करना पड़ा औरंगजेब के सामने। ठीक है। मतलब कि औरंगजेब जो था गुरु पद के बारे में दूसरा कुछ सोचता था, तो इन्होंने जाकर समझाया कि भाई देखो, हमारा काम लड़ाने बढ़ाने वाला नहीं है, यह गुरु पद है। ठीक है। तो आप ज्यादा परेशान मत हो। ठीक है। तो उन्हें जाकर गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था, गुरु हरकिशन को। ठीक है। सिखों के 9वें गुरु जो कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। और उन्हें इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण औरंगजेब ने उन्हें वर्तमान शीशगंज में गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया था। ठीक है। शीशगंज गुरुद्वारा के निकट उनको मरवा दिया था दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा आज भी है। ठीक है। वहीं पर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को मरवा दिया था। क्यों मरवाया था? इस्लाम स्वीकार नहीं करने के कारण। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए। ठीक है। ये अंतिम गुरु थे और 1666 में पटना में इनका जन्म हुआ था। पटना साहिब में ही इनका जन्म हुआ था। यह पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा, पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह का जन्म अगर सिखों के बारे में पूछेगा तो गुरु गोविंद सिंह के बारे में पूछ सकता है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोग को, 1666 में जन्म हुआ था पटना साहिब में इनका। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह अपने को सच्चा पातशाह कहते थे। गुरु गोविंद सिंह अपने को क्या कहते थे? सच्चा पातशाह। इन्होंने सिखों के लिए क्या काम किया? सिखों के लिए पंच ककार अनिवार्य कर दिया। पंच ककार अनिवार्य कर दिया था सिखों के लिए। ठीक है। पंच ककार अनिवार्य कर दिया और गुरु गोविंद सिंह ने अपने को सच्चा पातशाह कहा और पंच ककार अनिवार्य कर दिया। मतलब सिखों के लिए केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा अनिवार्य कर दिया। ठीक है। और सभी लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ने के लिए कहा, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह का नाम भी गुरु गोविंद सिंह था। इन्होंने सिंह जोड़ा हुआ था, इसलिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने यह आदेश दिया था, आज्ञा दिया था सिखों को कि वह अपने नाम में क्या जोड़ा है? सिंह जोड़ा है। गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का निवास स्थान है आनंदपुर साहिब। आनंदपुर साहिब गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था वह आनंदपुर साहिब था। जन्म स्थान कहाँ था? पटना साहिब। निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब। कार्यस्थल क्या था? पावता। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र थे। ठीक है। फतेह सिंह और जोरावर सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्र थे फतेह सिंह और जोरावर सिंह। और फतेह सिंह जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया था। किसने चुनवाया था? सरहिंद का फौजदार वजीर खां। सरहिंद के फौजदार वजीर खां ने फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। अकाल तख्त के संस्थापक कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। और खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। और अकाल तख्त के संस्थापक कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। ठीक है। यह ध्यान रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या किया था? पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया था। पाहुल प्रणाली की शुरुआत गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। सिखों के जो आदि ग्रंथ था, इसका शुरुआत किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन किया। लेकिन आदि ग्रंथ को पूरी तरह से पूरा किसने किया और वर्तमान रूप दिया? किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि अब गुरुबाणी सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। अब गुरुबाणी ही सिख संप्रदाय के गुरु का कार्य करेगी। ये बात है गुरु गोविंद सिंह ने कही थी। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 में हुआ। गुरु गोविंद सिंह की हत्या कब हुई थी? 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखान नामक पठान ने कर दी थी। 1708 में नांदेड़ नामक स्थान पर गुलखान नामक पठान ने गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी। और फतेह सिंह जोरावर सिंह को दीवार में किसने चुनवाया था? वजीर खां ने। सरहिंद का सूबेदार था वजीर खां। और नांदेड़ के निकट 1708 में गुरु गोविंद सिंह की हत्या गुलखान नामक पठान ने कर दी। ठीक है। ये सब बार बार पूछता है। अब बंदा बहादुर के बारे में पढ़ेंगे। बंदा बहादुर कोई सिख गुरु तो नहीं थे, लेकिन यह बहुत ही ज्यादा सिखों के प्रति सिख राज्य की स्थापना में इनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है।
मतलब सिखों का नेतृत्व इन्होंने किया था। 1670 में पुछ जिले के रजौली गांव में इनका जन्म हुआ था, बंदा बहादुर खां। ठीक है, इनके बचपन का नाम था लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास इनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज, यह राजपूत परिवार के थे लक्ष्मण दास, और बाद में इनका नाम बंदा बहादुर हो गया। ठीक है, बंदा का उद्देश्य क्या था? बंदा बहादुर जो थे इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य एक सिख राज्य का स्थापना करना था, एक सिख राज्य की स्थापना करना ही इनका उद्देश्य था। इसके लिए उन्होंने क्या किया? लोहगढ़ को राजधानी बनाया। इसके लिए उन्होंने क्या किया? लोहगढ़ को राजधानी बनाया, और उन्होंने गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह के नाम पे सिक्के चलवाए। लोहगढ़ को राजधानी बनवाया और गुरु गोविंद और गुरु नानक देव के नाम के सिक्के इन्होंने चलवाया। ठीक है, बंदा ने सरहिंद के सूबेदार फौजदार वजीर खां की हत्या कर दी। अरे वही वजीर खां जो फतेह सिंह जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था, उसी की हत्या बंदा बहादुर ने कर दी। ठीक है, मुगल बादशाह फर्रुखसियार के आदेश पर, अब देखिए फर्रुखसियार मुगल शासक था फर्रुखसियार, तो फर्रुखसियार के आदेश पर 1716 में बंदा बहादुर को पकड़ लिया गया 1716 में, और गुरदासपुर नांगल नामक स्थान पर पकड़कर मौत के घाट उतार दिया गया। कुल मिलाकर जान लीजिए 1716 में फर्रुखसियार के आदेश पर बंदा बहादुर को पकड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। हाथी से कुचलवा दिया जाता है इसको, बंदा बहादुर को। ठीक है, देखिए बंदा बहादुर को फर्रुखसियार क्यों पकड़वा लेता है? क्योंकि बंदा बहादुर जो था मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, और इसने शाहदरा कत्तगड़ी, शाहदरा जो है लाहौर में है, लाहौर में शाहदरा है, और शाहदरा में बहुत सारे मुसलमान लोग थे, वहां पर उसने कत्लेआम किया था, मतलब कुछ मुसलमान विद्रोही थे, तो उनसे बंदा बहादुर लड़ा था। तो शाहदरा कत्लगढ़ी के नाम से विख्यात है। शाहदरा जो है लाहौर में, उसे कत्लगढ़ी कहते हैं, कत्लगढ़ी के नाम से आज भी विख्यात है, जहां बंदा बहादुर ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। और इसी से आहत कौन था? फर्रुखसियार आहत था। इसलिए 1716 में बंदा बहादुर को पकड़वा लेता है और उसको हत्या करवा देता है उसका। ठीक है, बंदा की मृत्यु के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। अब देखिए, कहने मात्र के लिए भी, लेकिन बंदा बहादुर सिखों को एकजुट रखा था गुरु गोविंद सिंह के बाद। लेकिन जब बंदा बहादुर ही मर गया तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पूरा जो सिख समाज था कोई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया हुआ था। बंदा की मृत्यु के बाद सिख समाज क्या है? कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया था। 1748 में पहली बार नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल खालसा में विलय हुआ था। पहली बार 1748 में नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर जितनी भी सिख टुकड़ियां थी उनका विलय हुआ था, दल खालसा में ही इनका विलय हुआ। दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा। और जो देखिए, सभी जो भी सिख टुकड़ियां थी अलग अलग कबीले में बटी हुई थी, मतलब अलग अलग भाग में बटी हुई थी। तो 1748 में क्या हुआ? नवाब कर्पूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियां क्या हुई? दल खालसा में विलय हुआ। मतलब एक दल बनाया था सभी लोगों ने एक दल बनाया, और उस दल खालसा का जो नेतृत्व करता था उसका नाम था जस्सा सिंह अहलूवालिया। तो दल खालसा को जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में रखा गया था, जिसे बाद में 12 दलों में विभाजित किया गया। और उसके बाद इसी दल खालसा को 12 दलों में विभाजित किया गया। इसी 12 दल को मिशल भी कहते हैं। ठीक है, मिशल भी कहते हैं। मिशल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। मतलब ये 12 जो दल है ना, दल खालसा में विलय हुआ और बाद में ही दल खालसा 12 दलों में विभाजित हो गया, और इसको क्या कहते हैं? 12 दलों को मिशल कहते हैं। ठीक है, मिशल मतलब समान, में सभी लोग समान हैं। अब रणजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने सिख राज की स्थापना किया था पंजाब में। रणजीत सिंह का जो जन्म होता है गुजरावाला में होता है। गुजरावाला में जन्म होता है 2 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल में। मतलब इन 12 मिसलों में एक मिसल था सुकरचकिया मिसल। उसी सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह। तो सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के यहाँ रणजीत सिंह का जन्म होता है। और इनके महासिंह तो इनके पिता थे, और दादा कौन थे? चतर सिंह। तो चतर सिंह ने 12 मिसलों में सुकरचकिया मिसल को प्रमुख स्थान बना दिया था। मतलब सभी जितने भी 12 मिसल थी उसमें सबसे प्रमुख कौन सा मिसल था? सुकरचकिया मिसल था। और उसी सुकरचकिया मिसल के प्रधान महासिंह के वहां रणजीत सिंह का जन्म होता है। 1798-99 में रणजीत सिंह क्या करते हैं? 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर का शासक बन जाते हैं। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बन जाते हैं। और 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकाफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि होती है। 1798-99 में रणजीत सिंह लाहौर के शासक बनते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, शासन आराम से संभालते हैं। और रणजीत सिंह का जो राज्य है वो 4 सूबों में बटा होता है, पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। रणजीत सिंह का जो बड़ा राज्य रहता है वो 4 सूबों में बटा होता है, कश्मीर, मुल्तान, लाहौर और पेशावर। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उसके बाद यही बोल रहा हूँ कि 1809 में
चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के बीच क्या होता है, अमृतसर की संधि होता है। अमृतसर की संधि का मतलब यही होता है कि जब अब रणजीत सिंह क्या है, अब रणजीत सिंह पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेंगे, अब पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मतलब वो पश्चिम की तरफ विजय अभियान कर सकते हैं, अफगानिस्तान की तरफ कर सकते हैं, लेकिन पूर्व की तरफ महाराजा रणजीत सिंह नहीं बढ़ेंगे। तो यही अमृतसर की संधि 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य हो जाती है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह के जो विदेश मंत्री थे फकीर अजूजुद्दीन, रणजीत सिंह के जो विदेश मंत्री थे फकीर अजूजुद्दीन थे, और वित्त मंत्री कौन था, वित्त मंत्री थे दीनानाथ। ठीक है, 7 जून 1839 में रणजीत सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो सिख कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, और यही अवसर मिल जाता है अंग्रेजों को सिख राज्य में एंट्री करने का, सिख राज्य में दखल देने का। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है, देखिए 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845-46, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849। पहला आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845-46 और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है 1849 में। अंग्रेजों और सिखों के मध्य संधि होती है जैसे 9 मार्च 1846 में, मतलब पहले प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के तहत ही 2 संधि हो जाती है, वह लाहौर की संधि और भैरावल की संधि। लाहौर की संधि जो होती है 9 मार्च 1846 को होती है, 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि होती है। भैरावल की संधि होती है 22 दिसंबर 1846, 22 दिसंबर 1846 को भैरावल की संधि होती है। भैरावल की संधि के तहत ही महाराजा दलीप सिंह का संरक्षण किसे मान लिया गया, अंग्रेजी सेना को मान लिया गया। भैरावल की संधि के तहत महाराजा दलीप सिंह उस समय थे। देखिए रणजीत सिंह के बाद खड़क सिंह आते हैं, खड़क सिंह के बाद नौनिहाल सिंह आते हैं, नौनिहाल सिंह के बाद दिलीप सिंह आते हैं। तो दिलीप सिंह राजा थे उस समय, शासक थे। तो 22 दिसंबर 1846 को यह माना गया कि राजा दिलीप सिंह का संरक्षक कौन है, अब अंग्रेजी सेना है। ठीक है, और यह मानकर ही पंजाब का विलय कर लिया गया। ठीक है, 20 अगस्त 1847 को क्या हुआ, महारानी जिंदा जो रणजीत सिंह की मां थी, ठीक है, महारानी जिंदा को राजा दिलीप सिंह से अलग करके 48,000 रुपया वार्षिक पेंशन देकर शेखपुरा भेज दिया गया। इनको 48,000 रुपया पेंशन मिला महारानी जिंदा को। ठीक है, उन्हें शेखपुरा भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, देखिए 1845-46 क्या था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था 45-46। अब द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो होता है वह कैसे होता है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान पहली लड़ाई जो लड़ी होती है चिनियानवाला की लड़ाई, पहली लड़ाई जो लड़ी जाती है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत वह है चिनियानवाला की लड़ाई, और इसमें सिख नेता रहता है शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर रहता है गफ। सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ के मध्य चिनियानवाला की लड़ाई होती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के तहत चिनियानवाला की लड़ाई अंग्रेज कमांडर गफ और सिख नेता शेर सिंह के बीच होती है। ठीक है, दूसरी लड़ाई जो होती है गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 को लड़ी है। इस युद्ध में सिख बुरी तरह पराजित हुए। ठीक है, ये द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का हाल है, ये कहने मात्र के लिए था, जिसमें चिनियानवाला की लड़ाई जो थी इसमें सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज कमांडर गफ थे, और दूसरी लड़ाई जो थी उसमें चार्ल्स नेपियर और अंग्रेजी और सिख सेना थी। ठीक है, तो इस तरह से द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब क्या होता है, लॉर्ड डलहौजी 29 मार्च 1849 को घोषणा कर देता है कि संपूर्ण पंजाब का विलय अंग्रेजी राज में कर लिया गया है। ठीक है, महाराजा दलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन दे दी गई, और महाराजा दलीप सिंह को कितना पेंशन दिया गया 50,000 पाउंड का वार्षिक पेंशन दिया गया, और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। यह नाबालिग थे। ठीक है, सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो ये पूरी कहानी आप लोग के सामने है। ठीक है, तो मित्रों यह पूरा मैराथन वीडियो, यह पहला वीडियो था, और ऐसे ऐसे करके मैं कुल 4 वीडियो आप लोग को दूंगा। यह पहला वीडियो आपका खत्म हो गया। ठीक है, और यह जितना भी आपको बताया हूँ यह सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं छांट कर लाया हूँ, आप लोग को पता है कि ऐसी बहुत लिमिटेड पढ़ाया हूँ, लेकिन तब भी यहाँ से जो प्रश्न आने की संभावना बनती है वह सब प्रश्नों को यहाँ पर इंक्लूड किया हूँ, वह सब सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, जो लोग यह PDF लेना चाहते हैं वो लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ऊपर भी शो हो रहा है। आप सीधे मैसेज करिएगा, मैसेज पे बात करिएगा, सीधे कॉल मत करने लगिए आप लोग। ठीक है, मैसेज पे बात करिएगा, और बात क्या करना है, आप पेमेंट करिएगा सीधे
8318397276। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, फोन पे पेटीएम यही नंबर है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं आप लोग को एंशिएंट मिडल मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री का जितना भी मैराथन का पीडीएफ है वो आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। और उस तरह से वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिए तो और अच्छी बात है, वीडियो ही देख लीजिए, ठीक है। धन्यवाद आप लोग को, और व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।